हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता था। संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसी के याद में 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस मनाने का चलन 2015 को शुरू किया गया। यह दिलचस्प है कि ये चलन उस साल शुरू हुआ जब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी। यह राष्ट्र की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि है। सवाल उठता है कि संविधान सभा की ज़्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था, तो आखिर क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। यह बात सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और विचारों के समर्थक ही नहीं करते, बल्कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भी इसे स्वीकारा और विभिन्न अध्यक्षता ने भी किसी न किसी रूप में इसे सम्मान्यता दी। नेहरू के आत्मकथा लेखक माइकल ब्रेचर ने अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना है और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जर्नल के रूप में रेखांकित किया। नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी द्वारा माइकल ब्रेचर 1959 संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते हुए अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगी को दिया, लेकिन पूरी संविधान सभा में इस तथ्य से प्रचलित थे कि यह एक महान नेतृत्ववक्ता का अपने सहयोगी के प्रति प्रेम और विनम्रता से भरा था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को तुम दलित जैसे दिखते नहीं, ऐसी बातें जिन्हें ऊंची जातियां दलितों से कहना तत्काल बंद करें। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने ये बात भी सहन करते हुए कहा। अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनकी जिम्मेदारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टी.टी. कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है, उनमें एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुका है। इस सदस्य की इसी बात मृत्यु हो गई और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे रहते हैं और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। 1-2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे
और संबद्ध स्वास्थ्य की वजहों से कमेटी की कार्यवाही में हिस्सा न ले सके। सो कुल मिलाकर यही हुआ है कि इस संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर ही आ पड़ा था। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है। संविधान सभा की बहस, खंड 7, पृष्ठ 231। संविधान सभा में अंबेडकर की भूमिका कम करने आंकने वाले अरुण शौरी जैसे लोग को जवाब देते हुए अंबेडकर की गंभीर अध्यक्षता लिखते हैं कि हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका का भी एक बार फिर आकलन करना चाहिए। यह कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठों को लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करे। जिस बात में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए, सभा के समक्ष कई मसविदे पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अधिकांश बार यह जिम्मेदारी अंबेडकर ने ही निभाई थी। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर गेल आम्वेट लिखती है कि संविधान का प्रारूप रूप तैयार करते समय उनके विवादित मुद्दे पर अक्सर गर्मागर्म बहस होती थी। इन सभी मामलों के संबंध में अंबेडकर ने चर्चा को दिशा दी, अपने विचार व्यक्त किए और मामलों पर सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, ये थी संविधान की असली वजह। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।